मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हो मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 3 चालू करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका बेसिक बात मैं क्लियर करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद मैं फिर कल चैप्टर लेकर आऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जरा मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। आखिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं किसको? तो सुनिए, ये जो है चर का मतलब समझते हैं? चर ऐसी संख्या होता है जो ए बी सी या एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक में किसी भी अंक को सूचित करता है। ठीक है ना? किसी भी अक्षर को चर उसको कहता है। अचर जो है, अचर संख्या वाला जितना आता है, एक से लेकर कोई भी संख्या होगा वो अचर के अंतर्गत गिनती आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो दो और चर वाला संख्या होना चाहिए, तीन चर वाला नहीं। जैसे मान लिया ये जो है, मैं अचर संख्या लिखा और इसमें चर सटा दिया, प्लस में 3y बराबर यहाँ कुछ मान रहेगा। ठीक है। अब देखिए, इसी को कहते हैं दो चर वाला। यहाँ x हुआ एक चर और यहाँ y हुआ दो चर, इसलिए इस संख्या को कहा गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। तीन चर की बात है नहीं, जो आप ऐसे ले सकते थे, जड़ ले सकते हैं जा, लेकिन तीन चर की बात है नहीं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है ना? एक्स और वाई, चाहे ए और बी, चाहे पी और क्यू, ऐसा रहेगा। ठीक ना? तीन चर वाला नहीं। देखिए ना, एक चर और दो चर, इसी को दो चर वाली संख्या कहा जाता है। समझ गए? अब इसमें जरा आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें ग्राफ भी बनाई जाती है, शायद आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे ग्राफ के बारे में। तो चलिए, इसमें भी आप ग्राफ बनाते अगर होंगे तो ग्राफ में आपसे तीन बात जरूर निकलता होगा। हो सकता होगा कभी कभी आकृति पर ऐसी रेखा बन जाती होगी, हो सकता था कि कभी ऐसी बन जाती है और कभी कभी ऐसी। हाँ, ये तीन बात ही अक्सर निकलती है जब आप ग्राफ बनाइएगा। तो हो सकता है इस रेखा में आए, हो सकता है ये समपाती रेखा में, और ये समांतर रेखा। सबसे पहले तो मैं इस रेखा का नाम जरा लिख दूं। इस रेखा का नाम जो है, ये देखिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, प्रतिच्छेदक। इसको कहते हैं समपाती रेखा। अब समपाती रेखा में क्या होगा, कभी कभी आप ग्राफ बनाते होंगे तो एक ही लाइन पर दोनों बिंदु मिल जाती थी, तो इसीलिए इसको समपाती रेखा। और ये समांतर रेखा कहलाती है, काहे कि एक दूसरे की ये समांतर है, ये समांतर रेखा कहलाती है। सुनिए, अब जो है इसमें इसकी पहचान क्या है, इसमें और कौन कौन सा बात होता है, मैं इसको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहेगा। ठीक, इसकी पहचान जो है, मैं पूरा पहचान आपको बता रहा हूं। इसमें A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 रहेगा। और देखिए, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कह दिए। और देखिए, जब नहीं बराबर होगा तो कोई हल नहीं होगा।
अद्वितीय हल भी कहते हैं इसको, अद्वितीय हल या केवल एक हल, केवल एक हल, और इसको संगत युग्म कहा जाता है, संगत युग्म। देखिए इससे क्या 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 बातें निकली। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और इसकी पहचान है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको कहते हैं अद्वितीय हल भी, अद्वितीय हल का पहचान इसका कह सकते हैं केवल एक ही हल होगा, और इसको संगत युग्म भी कहा जाता है। चलिए संपाती में आइए। संपाती में जो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 ऐसा बात रहेगा, ठीक ना, सब बराबर होगा। तो इसको जो है क्या कहिएगा कि अनेक हल, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये पहला बात। उसके बाद जो है इसको जो है आप कहिएगा ये भी संगत युग्म, ये भी संगत ही युग्म होता है। सुनिए सबसे पहला तो ये रेखा संपाती होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 रहे तो इसका अनेक हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इसको संगत युग्म कहा जाता है। इसमें आइए समांतर रेखा का पहचान A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा, ठीक ना। इसका जो है हल जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत, असंगत युग्म होगा। चलिए असंगत युग्म होगा। जब जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक बात इससे निकलता है, और जब एक संपाती रेखा होता है तो इससे ये सभी बात निकलता है। जब रेखा समांतर हो जाता है, ये जब ग्राफ में आप बनाइएगा तो ये रूल नियम लागू होगा, और ऐसा बात निकल के बाहर होता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं चर्चा प्रतिस्थापन विधि पर भी करना चाहता हूँ, विलोपन विधि पर भी, और वर्ज गुणन विधि पर भी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखिए। तो चलिए मैं प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण का मान निकालकर दूसरे समीकरण में बैठाने का काम करते हैं, या दूसरे का मान निकालकर पहला में बैठाइए, या पहला का मान निकालकर दूसरा में, ठीक ना। हो गया प्रतिस्थापन विधि का खेला खत्म। देखिए कैसे, इस समीकरण को मान लेंगे एक, इसको मान लेंगे दो, ठीक ना। ऐसे में सवाल पर पूरे मैं सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको टेलर में दे रहा हूं। चलिए यहां सबसे पहले लिख दीजिए समीकरण दो को हल करने पर, दो को हल करने पर सुनिए, अगर दो को हल करिएगा तो x - y बराबर 4, x को रोक लीजिए 4 और y उधर भेजिएगा तो यहाँ पे देखिए x बराबर 4 + y आया, और ये x का मान जो निकला है इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, बस हो गया। अगर आप समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 में मान बैठाना होगा। अगर 1 को हल किए तो समीकरण 2 में मान बैठाइए और x और y का मान निकाल लीजिए। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आइए विलोपन विधि का अगर मैं चर्चा करूं, देखिए विलोपन विधि का अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ 4 रहता, मान लिया जाए यहाँ 4 रहता, तो विलोपन विधि में क्या करना है? विलोपन विधि में इस संख्या को मान लीजिए, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, कह देगा सवाल में विलोपन विधि से हल करिए। देखिए विलोपन विधि से अगर हल करना आप चाहते हैं तो पहला संख्या कितना है तो x है, यानी 4x है, तो इसको भी करना होगा 4 से गुणा, और समीकरण पहला संख्या को बराबर कर लीजिए। ऊपर वाला को मैं पहले लिख दूं, उसके बाद नीचे वाला 4x माइनस में 4y और माइनस में 4 × 4 ऐसे कर लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे काटने का काम करिएगा।
और ऐसे कटता है, और यहाँ पे y बराबर -2/5। ठीक इसी प्रकार y का मान उठा के और 1 में डाल देंगे, निकल जाएगा मान। इसको कहते हैं विलोपन विधि। चलिए अब मैं आता हूं वर्ज गुणन विधि, और ये जो है बहुत ही आसान है। अगर फॉर्मूला आपको याद रहा तो कहानी खत्म है, ठीक है ना। इसमें झंझट नहीं रहता है कि x और y का अलग अलग मान निकाले, उसमें बैठाए इसमें बैठाए, इसमें किसी में मैं नहीं बैठाना, डायरेक्ट मान निकलेगा। देखिए विलोपन विधि का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, x बटे BC माइनस BC, y बटा CA माइनस में CA, और 1 बटा में AB माइनस में AB। देखिए अब इसमें सटाइए 12 21 12 21 12 21। हाँ अब ये सवाल ये है वर्ज गुणन विधि का सूत्र। इसको लिख लिया जाए और इसको नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। काहे कि मैं अगले चैप्टर अगर चालू करूंगा तो सबसे पहले इस सभी बात आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी सभी सवाल बन पाएगा, अन्यथा नहीं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।